15 अगस्त 1947 इस दिन को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ाद होने के बाद कुछ क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं, लाइक कि टेरिटरीज कैसे डिवाइड होंगी, ब्रिटिश इंडिया का कौन सा पार्ट इंडिया होगा, कौन सा पार्ट पाकिस्तान कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली अखंड भारत जो है वो किस तरीके से निर्माण किया जाएगा। हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। 370 को समझने से पहले हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ, टेरिटरीज कैसे डिवाइड हुई, ब्रिटिश इंडिया का कौन सा पार्ट पाकिस्तान गया और कौन सा पार्ट इंडिया में रहा, प्रिंसी स्टेट्स का क्या हुआ, कैसे वो इंडिया में आए, कैसे वो इंडिया ज्वाइन किए, क्या सारे लोग इजीली मान गए थे या यहाँ पे भी कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे। इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो जानते हैं आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले 370 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडिया अखंड भारत कैसे निर्माण हुआ, इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे दो ग्रुप बन चुके थे, एक मुस्लिम का था और दूसरा कांग्रेस का था। अब इंडिया में ये सबको पता चल चुका था कि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, हमें पाकिस्तान और इंडिया नाम के दो नेशंस जो है वो क्रिएट करने ही पड़ेंगे। इवन वल्लभ भाई पटेल भी ये समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, उनको दो नेशंस क्रिएट करने ही पड़ेंगे, इसको डिवीजन करना ही पड़ेगा। इवन गांधी जी भी ये चीज समझ चुके थे, जान चुके थे कि अब ये नेशन जो है वो दो हिस्सों में बटेगा, एक इंडिया कहलाएगा और दूसरा पाकिस्तान। ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग के बीच में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जहां पे मुस्लिम्स ज़्यादा है उस एरिया को पाकिस्तान कहलाया जाएगा। इसी चीज़ के लिए तो माउंटबेटन प्लान 1947 आया, जिस प्लान के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनैक्ट किया, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि यहाँ पे इस नेशन में दो डोमिनेंस एग्जिस्ट करेंगे, एक होगा आपका इंडिया और दूसरा कहलाएगा आपका पाकिस्तान। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आगे खड़ी हुई कि जहाँ पे पंजाब और बंगाल एक ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शनेट था, जितने एरिया में मुस्लिम जितने पॉपुलेशन में थे उतने ही पॉपुलेशन में तो हिंदूज थे। तो प्रोपोर्शनेट सेम होने की वजह से यहाँ पे जो है आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इन दोनों ही जगह, पंजाब और बंगाल, इन दोनों ही जगह बाउंड्री क्रिएट करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन का कंपोज किया गया, दोनों ही जगह किया गया। और दोनों कमीशन के जो हेड थे वो थे सर साइरिल रैडक्लिफ। ये जो है इंडिया 8 अगस्त 1947 को पहुंचे थे। अब इनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो खड़ा था। बाउंड्री क्रिएट करने के लिए इनके पास जो प्रॉब्लम आके खड़ी हुई थी वो थी, सबसे पहली प्रॉब्लम थी लिमिटेड टाइम। इनको सिर्फ 5 हफ्ते का टाइम दिया गया था जिसमें इन दोनों जगह पे बाउंड्री क्रिएट करनी थी। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था एक्सपर्टाइज, यानी कि इनको कुछ भी आइडिया ही नहीं था कि इंडिया जो है वहाँ का कल्चर क्या है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या हो रहा है इंडिया में, कौन से इश्यूज आके खड़े हुए हैं, किन चीज़ों से इंडिया के जो लोग हैं वो डील कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों का उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तीसरा प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ था वो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम था। आज की डेट में अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम सीधे सीधे गूगल कर देते हैं और हमें एग्जैक्ट जो है इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन उस टाइम पे तो गूगल था नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही आउटडेटेड थे, कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या मैप या कुछ भी चीज़ें इनको अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। जितने भी चीज़ें अवेलेबल कराई गई वो तो आउटडेटेड ही थे, उनका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इनको नहीं दिया जा पा रहा था। इसीलिए ये 3 जो है मेजर प्रॉब्लम्स आके इनके सामने खड़ी हो गई। फाइनली पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 में और इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। अब रही बात बाउंड्रीज को सेपरेट करने की कि कौन सी बाउंड्रीज होगी, यानी कौन सा पार्ट पाकिस्तान होगा, कौन सा पार्ट इंडिया होगा, इसकी जो बाउंड्री होगी इसको रिलीज किया गया इंडिपेंडेंस के 2 दिन बाद, यानी कि 17 अगस्त 1947 को ये रिलीज किया गया। इसीलिए इस लाइन को जो है, ये जो बाउंड्री लाइन है,
इस लाइन को रेडिफ लाइन कहा जाता है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि इंडिया को राजा महाराजाओं का देश कहा जाता है। तो बात करते हैं प्रिंसेस स्टेट्स की, हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट की। अब प्रिंसेस स्टेट्स जो थे उनके पास दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो इंडिया या तो पाकिस्तान में अपने आप को इंडल्ज कर ले, उनके साथ जुड़ जाए, या फिर वो अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर ले। अब इंडिया में इन प्रिंसेस स्टेट्स को जुड़ जाए, वो इंडिया को चूज करे, इंडिया के साथ रहे, इंटीग्रेट पार्ट बन जाए, इसलिए ये सबसे बड़ा मिशन जो है वो किनके हाथ में गया? वो हाथ में गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, इनके हाथ में गया। और साथ ही साथ हम वी शुड नॉट फॉरगेट कि हाँ, इन तीनों के साथ साथ हमें जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब इन्होंने सपोर्ट क्यों किया था? तो उस टाइम पे इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, और इसी चीज के लिए इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। इसीलिए इन एलिगेशन से बचने के लिए ये इस टीम में इन लोगों के साथ आ गए और इन्होंने बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ही इन्होंने सपोर्ट किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, और साथ ही साथ सपोर्ट में थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब इनको इंडिया में इंटीग्रेट कराने के लिए बहुत सारे राजा महाराजाओं से बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहा था, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया जा रहा था, वो था कैरेट और स्टिक अप्रोच। अब ये कैरेट और स्टिक अप्रोच क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैरेट क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि स्टिक क्या होती है। जहां पे एक तरफ इन वन हैंड हम ये बोल रहे थे कि हाँ, अगर आप इंडिया के साथ जुड़ जाते हैं तो हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे, वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हम ये बात भी बोल रहे थे कि हम मेंटेनेंस और एक्सपेंडिचर के लिए आपको फंड रिलीज भी करेंगे। स्टिक का मतलब क्या होता है? स्टिक का मतलब ये है कि हमने ये बोला कि अगर आपने इंडिया ज्वाइन नहीं किया तो फिर हम अपनी मिलिट्री एक्शन जो है वो आपके अगेंस्ट में भेजेंगे। तो ये हो गया आपका कैरेट और स्टिक का बेसिक। इस चीज में क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बताया। अब इंडिया बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा हाथ था जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब इन्होंने क्या किया, एक जैसे ही 1947 का प्लान आया वैसे ही तुरंत इन्होंने क्या किया, एक प्रिंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर दिया। उसमें जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स थे, जितने भी राजा महाराजा रजवाड़े, सारे लोगों को बुलाया गया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मानना था कि इनको इंडिया में इंटीग्रेट करना है, चाहे उसके लिए स्पेशल स्टेटस ही क्यों ना इनको देनी पड़े, क्यों ना इनको प्रोवाइड करना पड़े, लेकिन इनको इंटीग्रेट करने के लिए किसी स्पेशल स्टेटस देने तक को रेडी थे। लेकिन मेन टारगेट जो हमारा था वो था इनको इंटीग्रेट करना। इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिवी पर्स के लिए भी बोल दिया, जिसमें उनको फंड्स रिलीज भी किया गया, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको फंड्स तक मिल गया। हैदराबाद के निज़ाम या फिर कुछ और लोग थे, जहां इनकी बात है तो इनको तो लोकसभा और राज्यसभा तक लेकर आया गया। तो बेसिकली इंडिया ने अपने जो प्रॉमिसेस किए थे वो फुलफिल भी किए हैं। इंडिया और पाकिस्तान को मिला के बेसिकली 565 प्रिंसेस स्टेट्स थे, जिसमें से 545 जो थे वो इंडिया के पास थे और 13 जो थे वो पाकिस्तान के पास थे। अब रही बात इनको इंटीग्रेट कराने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने एसोसिएशन जो है वो साइन कर लिया था। अब एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक तरीके की ट्रीटी है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट और प्रिंसेस स्टेट के जो राजा महाराजा हैं उन्होंने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के रहते वो इंडिया का पार्ट बने और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट भी किया। बट कुछ ऐसे भी स्टेट थे जिन्होंने एसोसिएशन साइन नहीं किया, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल और
जम्मू एंड कश्मीर, ये ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने एसोसिएशन जो है वो साइन नहीं किया। अब इनमें क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, चलिए इनको एक एक करके हम लोग टैकल करें। प्रिंसी स्टेट को अपनी तरफ खींचने के लिए और इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए इतनी मुशक्कत जो है वो इंडिया कर रही थी, सेम ही लेवल में मुशक्कत जो है वो पाकिस्तान भी कर रहा था, ताकि प्रिंसी स्टेट जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए और इंडिया चाह रही थी कि प्रिंसी स्टेट जो है वो इंडिया को मिल जाए। बात करते हैं जोधपुर की, तो जो जोधपुर है वो 36,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, एक बहुत बड़ा एरिया था। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, राजा हलवत सिंह को क्या किया, जिन्ना ने बुलाया। अब जिन्ना ने क्या किया कि राजा हलवत सिंह को एक ब्लैंक पेपर दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी आपके कंडीशंस है वो सारे कंडीशंस इसमें लिख दीजिए, हम सारे कंडीशंस मानने के लिए रेडी हैं, बस एक शर्त पे कि आपको जो है वो पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ा। इस चीज़ पे हलवंत सिंह जी ने ये बोला कि एक क्वेश्चन अराइज किया और ये बोला कि जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे होंगे, फाइट्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, तब आप क्या न्यूट्रल होके हमारा साथ दे सकेंगे। इस चीज़ पे जिन्ना जो है वो खामोश हो गए और हलवंत सिंह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से आके मिले। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने कंसेशन देने की भी बात कर डाली, जिस चीज़ पे हलवंत सिंह ने एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन कर दिया और जोधपुर जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। अब बात करते हैं जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ के जो निज़ाम थे वो मुस्लिम थे और पब्लिक हिंदू थी। निज़ाम चाहते थे पाकिस्तान ज्वाइन करना और हिंदू के जो पब्लिक थे वो चाहती थी इंडिया ज्वाइन करना। अब इस जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी, इस चीज़ की वजह से जूनागढ़ के जो पब्लिक थी उन्होंने निज़ाम के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके चलते निज़ाम ने एक रेफरेंडम करवाना ज़्यादा बेटर वे समझा। अब ये रेफरेंडम क्या है, रेफरेंडम में ये है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो वोटिंग देगी और उस वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि उनका देश, उनका जो स्टेट है वो बेसिकली इंडिया ज्वाइन करेगा या पाकिस्तान। अब क्योंकि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, इसीलिए सबसे ज़्यादा वोट जो है वो इंडिया को मिले और जूनागढ़ जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। पाल के जो निज़ाम थे वो थे हमीद बिल्ला, जिन्होंने ये बोला था कि उनको पाकिस्तान ज्वाइन करना है। अब पब्लिक जो है वो हिंदू थी और इसीलिए वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी, बट अल्टीमेटली जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। भोपाल जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया, एडॉप्ट किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं। मेजर प्रॉब्लम जहाँ पे आके खड़ी हुई थी वो था हैदराबाद। हैदराबाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हुई थी। हैदराबाद जो है वो सबसे रिचेस्ट और सबसे बिगेस्ट स्टेट था। अब वहाँ के जो प्रताप थे वो ना तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते, वो एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहना चाहते थे। अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि हैदराबाद में प्रताप के साथ एक बंदा काम करता था, काजिम रिजवी। अब वो उन्होंने क्या किया कि जो कोई भी पर्सन इंडिया ज्वाइन करने की या पाकिस्तान ज्वाइन करने की बात करता था वो उनको सीधे मार देते थे। इस वजह से बहुत सारे रिलीजियस टेंशन होने लगे, लूट मार होने लगी, चोरियां होने लगी। इस टेंशन से बचने के लिए प्रताप ने क्या किया, प्रताप से ये जो सिचुएशन है वो हैंडल तो हो नहीं रही थी, इसीलिए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जाके मिले और वहां से उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत जो आसपास के नेबरिंग स्टेट थे उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स को भेजा और वहां से जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की कोशिश की। इसके बाद सितंबर 1948 में प्रताप ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन साइन किया और हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर एक ऐसा प्रिंसी स्टेट था जिनके पास खुद के लेजिस्लेचर्स थे, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का फ्लैग था, जिसके चलते वहाँ के लोगों को ऑलरेडी राइट्स और प्रोटेक्शंस जो थे वो अवेलेबल थे। अब बात आती है इंडिया में इंटीग्रेट होने की, तब ये बात सामने आती है कि जो राइट्स उनको ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया जहाँ, तो अब ये जब वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे तो क्या ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ उनका राइट रह जाएगा या फिर ये सारे लोगों के लिए एक राइट बन के रहेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इनके सामने आके खड़ा हुआ। साथ ही साथ कश्मीर में ये भी प्रॉब्लम थी कि वहाँ का जो निज़ाम था वो हिंदू था और जो पब्लिक थी वो मुस्लिम थी।
जिसकी वजह से वो खुद जो है वो इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे थे और पब्लिक जो थे वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाह रहे थे। इस कॉन्ट्रारी के चलते एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उन्होंने किया, जिसके चलते ये बोला गया ना तो वो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे ना इंडिया का, वो एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी ताकि वो कश्मीर को ऑक्यूपाई कर पाए और साथ ही साथ वहाँ का जो निज़ाम है उनको उनकी गद्दी से हटा सके, जिसके चलते महाराजा हरि सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। अब महाराजा हरि सिंह कौन थे? महाराजा हरि सिंह जो थे वो गुलाब सिंह के पोते थे। गुलाब सिंह ने कश्मीर को ब्रिटिशर से खरीदा था, वो भी 25,000 रुपये में। अब बात करते हैं, बेसिकली हम इन चीज़ों में नहीं जाते हैं, बेसिकली हम हरि सिंह में आते हैं। तो हरि सिंह जो थे, महाराजा हरि सिंह, वो इस चीज़ से डर गए थे, पाकिस्तानी आर्मी से डर गए थे और उन्होंने क्या किया, इंडिया से असिस्टेंस मांगा। अब जब इंडिया से असिस्टेंस मांगा गया तब इंडिया ने ये बोला कि किस पोजीशन या फिर किस हक से हम आपकी हेल्प करें, आप तो इंडिया के पार्ट हैं नहीं, तो हम किस रियायत से आपकी हेल्प करें, कौन से हक से आप हमसे हेल्प मांग रहे हैं। अब महाराजा हरि सिंह और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एसिनेशन साइन हुआ, एग्रीमेंट ऑफ एसिनेशन साइन किया गया और जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बना और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी जो है वहाँ पे भेजी और वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी आर्मी थी उनको हटाया गया। यहाँ पे जब इंडियन आर्मी को भेजा जा रहा था पाकिस्तान आर्मी को निकालने के लिए, इस चीज़ पे यहाँ पे ये बोला गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे सीधे सीधे पाकिस्तान से वॉर हो जाए और वहाँ की जो आर्मी है उनको वहाँ से निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन इस मोड में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोल दिया कि वो किसी भी तरीके का न्यूसेंस या फिर किसी भी तरीके की मार धाड़ खून खराबा, ऐसा कोई भी वायलेंस जो है वो नहीं चाहते थे। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी अली जिन्ना से जाके मिले और उनको ये बोला कि कश्मीर ने हमारे साथ एसिनेशन साइन किया, इसका मतलब ये है कि कश्मीर जो है वो अब इंडिया का पार्ट है, तो तुम जो है अपनी जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको वहाँ से हटा दो। जिस चीज़ पे जिन्ना ने ये बोल दिया कि मैं इस एसिनेशन, इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, मेरे सामने इस एसिनेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। साथ ही साथ जिन्ना ने ये भी बोल दिया कि ये जो एसिनेशन है वो हरि सिंह से जोर जबरदस्ती साइन कराया गया। इस एलिगेशंस को जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी बियर नहीं कर पाए और पूरा का पूरा मैटर जो है वो यूएन के पास लेकर चले गए। अब यूएन ने क्या बोला, यूएन ने ये बोला कि जो एसिनेशन ऑफ एग्रीमेंट का जो एसिनेशन है वो उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू तो नहीं करते थे यूएन, लेकिन उन्होंने साथ में ये कर दिया कि कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इस चीज़ से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था प्लेबिसाइट। मतलब एक तरीके की वोटिंग सिस्टम थी जिसमें कश्मीर के लोग ही डिसाइड करते कि उनको पाकिस्तान जाना है या इंडिया ज्वाइन करना है। लेकिन प्लेबिसाइट को करने से पहले इसकी 2 कंडीशंस थी, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती तभी आप प्लेबिसाइट कर सकते थे और अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो प्लेबिसाइट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। वो 2 कंडीशंस ये थी कि पहली तो पाकिस्तान अपनी आर्मी जो है वो वहाँ से निकाल ले, दूसरी चीज़ जो इंडिया की आर्मी है वो अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे। जो ये 2 कंडीशंस है वो कभी फुलफिल हो ही नहीं पाई, इसीलिए प्लेबिसाइट कभी कंडक्ट हो ही नहीं सका। जो चल रही थी उसी टाइम पे क्या हुआ, कश्मीर में एक नए लीडर इमर्ज हो गए जो थे शेख अब्दुल्ला, जो कि बेसिकली कश्मीर के जितने भी पब्लिक है उनके प्रॉब्लम्स को लेके वैसे भी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें वो डील कर ही रहे थे, इसीलिए उनका जेल में आना जाना तो लगा ही रहता था। पहले उनका पार्टी का नाम था जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको चेंज करके बाद में उसका नाम किया गया, बाद में जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया। पहले वाले में वो जम्मू कश्मीर के जितने भी पब्लिक थी उन सबके इश्यूज को टैकल करते थे, बट इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सप्रेस्ड पॉपुलेशन थी उनके लिए वो रिप्रेजेंट करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें हुई, जहाँ पे एक हाथ में क्या हो रहा था, प्लेबिसाइट करने की बात चल रही थी, ये बोला जा रहा था कि जो जम्मू कश्मीर की पब्लिक है वही डिसाइड करेगी कि उनको इंडिया ज्वाइन करना है या पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ जो है शेख अब्दुल्ला आ गए और शेख अब्दुल्ला जो है वहाँ के लोगों के इश्यूज को टैकल करते थे, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे।
इसी बीच ये सारी चीजें हो रही थी, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ये भी सोच रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि इन वहाँ के जो लोग हैं, अगर प्लेबिसाइट कंडक्ट किया भी जाता है तो भी वो वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया का साथ दे और इंडिया में उनको जो है अपने घर की तरह फील हो, वहाँ पे उनको उतनी ही प्रोटेक्शन और सेफ्टी जो है ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए। ये जवाहरलाल नेहरू की सोच की उपज आई आर्टिकल 370। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी, जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी थॉट थी, उस थॉट से आया हमारा आर्टिकल 370। अब शेख अब्दुल्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को हम दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं। अब इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन सी कंडीशन जो है वो इम्पोज की जाएगी एज अ एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कौन कौन सी इम्पोज की जाएगी, और इन्हीं सारे कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हमारा आर्टिकल 370 जो है वो इसमें इमर्ज किया गया कि उनको क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें जो डिस्कशन हुई थी एसोसिएशन को लेके वो इमर्ज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में एज आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 में दिया गया है, जो कि एक टेम्पररी ट्रांसमिशन है, एक टेम्पररी जो है वो प्रोविजंस दिया गया, एक स्पेशल स्टेटस इनको प्रोवाइड किया गया था और ये स्पेशल स्टेटस जो है वो 12 स्टेट्स को प्रोवाइड किया गया था उस टाइम पे। वो 12 स्टेट कौन थे? वो 12 स्टेट थे गुजरात, आसाम, नागालैंड, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर। इन सारे स्टेट्स को जो है 370 के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया था। अब आर्टिकल 370 कैसे आया ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके क्या क्या पावर्स थे, क्या क्या प्रोविजन से कैसे क्या हुआ था, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि आज का आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।